नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था, जो वीडियो पढ़ा था उसमें हमने द्विध्रुव की अक्ष पर, यहाँ कहीं अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की थी। कोई बिंदु था अक्ष पर और उस पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की थी और आज हम निरक्ष पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले ही थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये जो पार्ट है इस डायग्राम का, ये तो दोस्तों आप सभी जानते हो, ये यहाँ तक द्विध्रुव है और हमें इस द्विध्रुव के कारण, अब ये जो टॉपिक है इसमें हम द्विध्रुव के कारण जो निरक्ष है, उस निरक्ष पर कोई बिंदु है, हमारा P बिंदु है और इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है, इसकी द्विध्रुव के केंद्र से दूरी स्मॉल r है। ये द्विध्रुव है जिसमें दो आवेश हैं, -q और +q। दोनों के बीच दूरी है 2a और ये दूरी यहाँ आधी हो जाती है, तो ये a हो गई और ये भी a हो गई। तो दोस्तों, टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। जब हम दोस्तों निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P पर है वैद्युत क्षेत्र, वो इस +q के कारण भी होगा और -q के कारण भी होगा, क्योंकि दो आवेश हैं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो ही यहाँ परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। तो दोस्तों, हम ये मान लेते हैं कि इस +q के कारण जो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है वो E1 है। और तो जो E1 है, E1 की दिशा दोस्तों ऐसे होगी बाहर की तरफ, क्योंकि वो +q से ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। तो हम ये मान लेते हैं दोस्तों, ये E1 वेक्टर है, ये किसके कारण है? +q के कारण, और इसकी दिशा बाहर की तरफ है। वैसे ही -q के कारण भी इस P पर एक वैद्युत क्षेत्र होगा और उसकी दिशा दोस्तों ऐसे अंदर की ओर होगी। तो यहाँ हम E2 वेक्टर को ऐसे अंदर की साइड दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो E2 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऐसे अंदर की ओर होगी। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पहले तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी दोस्तों। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो E1 वेक्टर है और E2 वेक्टर है, ये दोनों इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पर हैं। ये जो दोनों वैद्युत क्षेत्र हैं वो थीटा एंगल पर हैं। ठीक है, अब इसमें जब हम परिणामी निकालेंगे दोस्तों, जब इन दोनों के कारण, तो इसमें हमें E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को घटकों में विभाजित करना होगा। तो हम जानते हैं E1 वेक्टर का जो क्षैतिज घटक होगा दोस्तों, वो क्षैतिज घटक हो जाएगा E1 cos थीटा। ऐसे ही E2 वेक्टर का जो क्षैतिज घटक होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, जिधर E1 cos थीटा की होगी। ये हो जाएगा दोस्तों E2 cos थीटा। तो ये तो दोस्तों इनके क्षैतिज घटक हो गए। अब बात करते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटकों की। तो E1 के कारण, ये जो E1 वेक्टर है, इसके कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसकी डायरेक्शन दोस्तों ऐसे ऊपर की ओर होगी। ये घटक होगा E1 sin थीटा। ऐसे ही E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो ऐसे होगा। नीचे की तरफ, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दोस्तों, ये आर हम यहाँ दिखा देते हैं, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो E2 sin थीटा होगी। अब यहाँ जो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा
वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र इन दोनों घटकों के कारण निकलेगा। जो क्षैतिज घटक होंगे वो जुड़ के ही क्या बनाएंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, ई वेक्टर या ई मान लेते हैं। अगर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को अगर हम सम कर देंगे तो ये ही क्या निकल कर आएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। इसकी दिशा ऐसे होगी, इस दिशा में, और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये घटक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो रिजल्टेंट केवल क्षैतिज घटकों के कारण होगा। तो दोस्तों यहाँ हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए E1 और E2 के मान मालूम होना चाहिए, इसलिए हम E1 और E2 के मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों E1 होगा प्लस Q चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा। इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इसको वेक्टर क्या है, इसको दोस्तों मैग्नीट्यूड में लिख देते हैं। इसको E1 इज इक्वल टू लिखेंगे हम KQ अपॉन R स्क्वायर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, R स्क्वायर की वैल्यू ये होगी BP, ये हो जाएगा BP स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। ऐसे ही हम E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। E2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ हम AP और BP की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। इस समकोण त्रिभुज में हम ये दूरी जो AP है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मान BP के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं आगे पाइथागोरस थ्योरम से AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा दोस्तों R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब ये वैल्यू जब हम यहाँ इसमें रख देंगे समीकरणों में, इन दोनों समीकरणों में रख दी जाएगी AP और BP की वैल्यू। तो E1 कैलकुलेट होके आएगा दोस्तों, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और इसी तरीके से जो E2 है, E2 भी निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो दोस्तों इन दोनों मान से यदि हम देखना चाहें तो दोनों मान इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो E1 है उस E1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, E2 के। यहाँ से E1 की वैल्यू E2 के इक्वल आ जाएगी। तो हम E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ ये मान रख देंगे हम। इसके बाद दोस्तों E1 और E2 का मान हमने कैलकुलेट किया, ये निकल कर आया। अब ये जब हम परिणामी निकालेंगे बिंदु P पर, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमने निकाला था दोस्तों E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा से, ये निकलेगा। यहाँ हम E1 और E2 की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो E1 और E2 की वैल्यू जब एक दूसरे के इक्वल रखेंगे
तो ये हो जाएगा दोस्तों ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा एंड ई कॉस थीटा दोस्तों ये कैलकुलेट होकर आएगा 2e कॉस थीटा। इसके बाद हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। तो ये तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा कर्ण, अगर आप निकालोगे तो ये आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा ये कर्ण, क्योंकि उधर हमने ए पी स्क्वायर निकाला था। तो ए पी की जब वैल्यू पुट निकालेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं दोस्तों। कॉस थीटा क्या होगा, देखो दोस्तों, ट्रायंगल ए ओ पी से, ठीक है ना, ट्रायंगल ए ओ पी से कॉस थीटा इज इक्वल टू निकलेगा दोस्तों। क्या लिखते हैं हम कॉस थीटा? कॉस थीटा लिखा जाता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो आधार इसका हो गया ए और कर्ण हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है दोस्तों। तो हम कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ ये पुट कर देंगे और ई की वैल्यू ये ऊपर से पुट कर देंगे। इसमें ई की वैल्यू तो यहाँ से पुट कर देंगे और कॉस थीटा यहाँ से पुट कर देंगे। तो क्या आएगा दोस्तों, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब हम इसमें आगे कॉस थीटा और ई की वैल्यू पुट करेंगे इसको 2e लिखा है तो दोस्तों ये मिस्टेक से लिख दिया है, तो यहीं इसका मान रख देते हैं। E1 इज इक्वल टू E1, इसको 1 और इसको भी 1 ही रख देते, इसको भी 1 रख देते, ठीक है। यहाँ y मिस्टेक हो गया दोस्तों। E1 इज इक्वल टू E2 लिखा है। अब यहाँ जो E1 है, E1 या E2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो 2 की जगह तो दोस्तों 2 आ जाएगा। E1 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो E1 की वैल्यू ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने वैल्यू रख दी किसकी, E1 की। और जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू भी हम रख देंगे यहाँ। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो दोस्तों ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ई इज इक्वल टू निकल कर आएगा, ये तो हो जाएगा 2q, ऊपर तो हो जाएगा दोस्तों 2q 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे जो पावर लिखेंगे वो लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर। अब ये 1 और ये 1/2 कितनी हो गई पावर, 3/2, और ए की जगह ये दोस्तों ए आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम वही लिमिट लगाते हैं। यदि r का मान काफ़ी ज़्यादा है, r इज़ ग्रेटर देन a, अगर इसमें हम लिमिट लगाएं दोस्तों r इज़ ग्रेटर देन टू a, r इज ग्रेटर देन टू a, देन a को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य। r की तुलना में a को हम नगण्य मान सकते हैं दोस्तों।
तब ई की वैल्यू क्या आएगी, तब ई इज इक्वल टू आएगा दोस्तों 2QA। तो ये तो दोस्तों 2QA मतलब ये तो हो गया Q इंटू 2A। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया Q इंटू 2A। और यहाँ A को नगण्य मान लिया तो नीचे आ जाएगा 4πε0। ये 2 से 2 पावर हट जाएंगी तो ये पावर नीचे आएगी RQ। अब जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तब E की वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों, E इज इक्वल टू Q इंटू 2A क्या हो जाएगा, ये तो P हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2A, ये दोस्तों P बन जाएगा और नीचे पावर कितनी आ जाएगी RQ। तो कुछ आया दोस्तों समझ में। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से आई थी इधर की तरफ डायग्राम में। तो ये दिशा कौन सी थी, ये माइनस पी कैप थी। कौन सी दिशा थी दोस्तों, माइनस पी कैप। तो अगर इसको दिशा सदिश रूप में लिखें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/4πε0 P/RQ। और यहाँ दिशा क्या लिखेंगे, माइनस पी कैप। ये इसका सदिश रूप हो जाएगा और ऊपर वाला इसका परिमाण हो जाएगा। तो ये तो था दोस्तों निरक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। धन्यवाद।